सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुंचा। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। विस्थापितों से समझौते मुआवजे के बाद यह खबर भी आ गई कि बोकारो प्रबंधन ने विस्थापित संगठन के 500 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी किया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पिछले दिनों जो बोकारो में हुआ टकराहट हुई, वहां की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और डुमरी के विधायक जयराम महतो के साथ। जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के मुखिया भी हैं। तो जयराम महतो ने भी श्वेता सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, उसमें कई आरोप लगाए हैं। वे दोनों आपस में निपटेंगे, वह अलग मसला है। लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूँ, विस्थापितों से समझौते मुआवजे के बाद 500 विस्थापितों पर एफआईआर की, तो नेताओं को बताना चाहिए कि यह कैसा समझौता हुआ, लेकिन विस्थापितों से निपटने का मानक है। अब तक यही होता रहा है। तो आइए आपको दिखाएं कि प्रशासन, पुलिस प्रबंधन आदि ने मिलकर किस तरह विस्थापितों से निपटने की रणनीति बनाई है या बनाती रही है। आपको सुनाते हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कुमार के उपन्यास रेड जोन का खास हिस्सा। यह बोकारो स्टील के विस्थापित आंदोलन का ही आंखों देखा नजारा है। वैसे यह 3 दशक पुराना नजारा, लेकिन विस्थापित आंदोलन तो आज भी चल रहा है। तो जो मैं आपको सुना रहा हूँ थोड़ा लंबा है, आपको समय तो लगेगा, मेरा आग्रह होगा कि संजीदगी से धैर्यपूर्वक सुनिएगा और फिर गुनने के बाद प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कालीचरण ने कुछ पल विचार किया और बोला, आपकी कंपनी वालों से इस संबंध में बातचीत हुई है? वे इसके लिए तैयार हैं? अम्बस्टा साहब ने रौब से उत्तर दिया, कैसे नहीं तैयार होंगे, उन्हें बातचीत के लिए आना ही होगा। मैं डीएलसी को भी वार्ता में शामिल करूंगा, जो भी तुम लोगों के सामने होगा। किस दिन वार्ता के लिए बुलाते हैं? किसी भी वर्किंग डे में 2 दिन बाद, सोमवार को 10 बजे मेरे आवासीय कार्यालय पर या फिर सर्किट हाउस में। कालीचरण ने सहमति में सिर हिलाया। अम्बस्टा साहब ने भी आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। यह हुई ना समझदारी वाली बात। बातचीत का जो भी नतीजा होगा उसे दोनों पक्षों को मानना होगा। कालीचरण साहब से हाथ मिलाकर आत्मविश्वास का अनुभव कर रहा था। भीड़ आह्लादित थी। कुछ तो बात आगे बढ़ी। मजमा तो कुछ देर उसी तरह जमा रहा, लेकिन गेट खाली हो गया और प्रशासनिक भवन के सामने की सड़क पर आवाजाही फिर शुरू हुई। लौटती हुई भीड़ में से किसी ने पूछा, आगे क्या होगा काली? बात होने दो, फिर सोचेंगे। अम्बस्टा साहब ने भी अपने घर की तरफ का रुख किया। बीके सिंह और मंजीत गाड़ी के पास आ गए। उनसे क्या बात हुई? मैंने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, रात में ऑफिसर्स क्लब में मिलते हैं, आगे क्या करना है तय करते हैं। बड़ा बाबू को भी बुला लेते हैं। क्यों बड़ा बाबू? आप लोगों की बात टाल सकता हूँ भला? शहर में प्रशासनिक अधिकारियों का अपना भी एक ऑफिसर्स क्लब था, लेकिन कंपनी के अधिकारियों के ऑफिसर्स क्लब की बात ही कुछ और थी। शहर से थोड़ा अलग एकांत में बने उस ऑफिसर्स क्लब के नीचे टेबल टेनिस खेलने का एक बड़ा सा कमरा था। एक वाचनालय भी, जिसमें दुनिया भर के अखबार और पत्र पत्रिकाएं आती थी। मुख्य भवन के बाहर खूबसूरत लॉन और एक खुला ऑडिटोरियम, जिसमें शनिवार और रविवार की शाम फिल्में दिखाई जाती थी। लेकिन उस क्लब का मुख्य आकर्षण पहली मंजिल पर बना बार और उसके लगा 3 तरफ का टेरेस था। ठंड की सर्द रातों को छोड़ देर शाम से ही टेरेस में हल्के अंधेरे कोनों में कुर्सियां लग जाती। नीचे एक कैंटीन था, जिसमें तरह तरह के वेज नॉन वेज व्यंजन बनते और लोग टेरेस पर शराब बियर आदि के साथ उनका मजा लेते। वैसे शराब पीने पिलाने की सुविधा बार के सेंट्रल हॉल में भी थी, जिनकी दीवारों पर आदमकद विदेशी मॉडलों के नंगे चित्र लगे थे।
उस क्लब में वैसे तो कंपनी के अधिकारी वो उनके इष्ट मित्र परिवार और बच्चों के साथ आते, लेकिन ऊपर के विंग में औरतों का आना अघोषित रूप से वर्जित था। शराब के शौकीन या तो परिवार को घर पर ही छोड़कर आते या उनकी पत्नी और बच्चे नीचे के विंग में ही इंडोर गेम खेलते, पत्र पत्रिकाओं से दिल बहलाते या गप्पाबाजी करते और वे खुद ऊपर के विंग में शराब का सेवन करते। शराब लोग अपने पैसे से भी पीते, लेकिन बड़ी संख्या में वैसे लोग भी थे जो दूसरों के पैसे से पीते। कंपनी के ठेके, टेंडर और सामानों की आपूर्ति के बहुत से मामले वहीं तय होते। कारखाने के अधिकारियों की अंदरूनी पॉलिटिक्स, प्रोन्नति आदि की बातें वहीं होती। शहर को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैसले वहीं शराब के नशे में लिए जाते थे। तो सुरक्षा अधिकारी बीके सिंह यहाँ के सम्मानित सदस्य थे। क्लब की वार्षिक जलसे में हुई एक प्रतियोगिता में उन्हें और उनकी पत्नी को शहर की सबसे खूबसूरत दंपत्ति का खिताब मिला था। वे मंजीत साहब के साथ ठीक 9 बजे क्लब पहुंच गए। मंजीत बाबू को नीचे ही एसडीओ साहब के स्वागत के लिए तैनात कर ऊपर पहुंच गए। बैरा से कहकर टेरेस पर टेबल कुर्सी लगवाई। कुछ ही देर में थाना प्रभारी और उसके कुछ देर बाद अम्बस्टा साहब भी पहुंचे। उनके साथ एक और मजिस्ट्रेट भी थे। थाना प्रभारी ने आत्तन उन्हें सैल्यूट मारा, लेकिन कुछ देर बाद उनके समीप के ही एक टेबल पर जम गए। कुछ ही देर में बैरा शराब के पैक बनाकर टेबल पर गिलास सर्व कर गया। सिंह जी ने उन्हें नीचे की कैंटीन से चिकन चिल्ली लेकर आने के लिए कहा। थाना प्रभारी ने कहा, यहाँ का लेग कबाब बहुत फेमस है सर, संकोच नहीं कीजिए, जो इच्छा हो उसका ऑर्डर दीजिए। कुछ ही देर में चिकन चिल्ली और लेग कबाब पहुंच गया। लेग कबाब के नीचे का हिस्सा चमकीले कागज में लिपटा था। बीके सिंह ने प्लेट एसडीओ साहब के सामने बढ़ाते हुए कहा, इन आदिवासी विस्थापितों का उत्पाद बहुत बढ़ गया है सर। कई संगठन बन गए हैं और हर दिन कोई न कोई तमाशा उनकी तरफ से होता रहता है। अम्बस्टा साहब ने लेग कबाब के चमकीले रैपर को हटाया। इसके नथुने लेग कबाब के थोड़े जले सोंधे गंध से भर गए। उनके उत्पाद से सिर्फ आप लोग ही परेशान नहीं होते, हमें भी परेशानी होती है। कड़ाई से निपटो तो मुसीबत, समस्या का समाधान हो जाए तो वह भी कम मुसीबत नहीं। कभी गुरुजी नाराज होने लगते हैं तो कभी दादा। समस्या का समाधान उनकी राजनीति और कायदे के अनुकूल होना चाहिए और हम किसी की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। राजनीति में पता नहीं कब किसका सितारा बुलंद हो जाए। तो सिंह जी को इन बातों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। ऊपर की राजनीति और फैसले उनके बस की बातें नहीं थी। बहुत सारी फैसले एमडी खुद लेते या फिर सेल के स्तर पर दिल्ली में बैठे हुक्मरान लेते। उन्हें तो बस इतने भर से दिलचस्पी थी कि आज के प्रदर्शन के बाद प्रशासन अपने स्तर से इस मामले में क्या करने जा रहा है। अब इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत दिनों बाद हमें आपने सेवा का अवसर दिया है, इसका मजा लीजिए। क्यों बड़ा बाबू? हाँ सर, हर वक्त नेताओं से घबराने से तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हम तो नहीं घबराते, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी हम मोटी रकम देकर पोस्टिंग कराते हैं। कोई बड़ा बखेड़ा हो जाए तो बात अलग, वैसे तो हमें अपनी जगह से कोई टिका नहीं सकता, फिर किस बात का डर। और हमसे तो नेता लोगन बड़े प्यार से मिलते हैं, बदले में हम भी इनकी छोटी मोटी पैरवी सुन लेते हैं। शहर के सारे गुंडे मवाली तो किसी न किसी पार्टी के ही सदस्य हैं, कोई न कोई धराता ही रहता है। उस समय हमारे पास ही पैरवी के लिए किसी को बड़ा बाबू को शराब का नशा चढ़ने लगा था, इसलिए वे दम पूर्वक बोलने लगे थे। आज तो हम आपके कहानुसार शांत रहे, नहीं तो छाती में ठोक देते, सारी नेतागिरी धड़ी की धड़ी रह जाती। अम्बस्ता साहब बड़े पियाक थे, उन्हें आसानी से नशा नहीं होता था। वे उबे भाव से बड़ा बाबू की दम भरी बातें सुनते रहे, जैसे कोई अपने बिगड़ैल बच्चे की बातें सुनता है। कुछ देर तक मनोयोग से शराब की चुस्की लेते रहने के बाद भी बोले, सब बातें ठीक है, लेकिन मसले को हल करने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना इस तरह का बखेड़ा भी खड़ा करते ही रहेंगे। आपके लिए भी मुसीबत और हमारे लिए भी। सो तो है, लेकिन आप करेंगे क्या? 50 में विस्थापितों की कब्जे वाली जमीन खाली कराने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग तो गए थे, कहाँ खाली हो पाया? खाली तो एक दिन में हो जाए, लेकिन आप लोग समझिएगा नहीं कितना पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। गजराज सिंह कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और बिहार की सत्ता अभी कांग्रेसी ही चला रहे हैं।
थाना प्रभारी और साथ में बगल की टेबल पर बैठे रंजीत बाबू ने आंखें मटकाई और थाना प्रभारी से फुसफुसा कर कहा, जमीन की हर अवैध रजिस्ट्री में मोटी रकम साले सब अधिकारियों की जेब में जाता है और बहाना बनाते हैं पॉलिटिकल प्रेशर का। सिंह जी की अकुलाहट बढ़ने लगी। तो क्या करना है आगे? अम्बस्ता साहब ने गिलास टेबल पर रखी और बोले, मैंने उनसे त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लेने के लिए कहा है। कंपनी के अधिकारी रहेंगे, डीएलसी साहब को वो बुला लेते हैं और विस्थापितों के प्रतिनिधि रहेंगे। बिना एमडी से बात किए कैसे होगा यह सब? पता नहीं वे माने या न माने, वे तो एक ही बात करते हैं, हमने बिहार सरकार से जमीन प्राप्त की है, तो जो मुआवजा मांगा गया वो हमने दे दिया। अब यह बिहार सरकार का सिर दर्द है। मुफ्त की शराब पीने के बावजूद एसडीओ साहब को अपने रुतबे का एहसास था। फिर शराब का नशा भी छाने लगा। एहसास था फिर शराब का नशा भी छाने लगा था। घुड़की देने वाले अंदाज में बोले, नहीं मानेंगे तो भूनते गए, लेकिन अगले ही पल आत्म स्वर को नरम बनाकर कहा, उन्हें समझाना आप लोगों का काम है, इसी में हम सबकी भलाई है। फिर थोड़ा रहस्यमय अंदाज में बोलते चले गए, इन वार्ताओं से कुछ होता है क्या? कभी हम वार्ता में नहीं रहेंगे, कभी डीएलसी की छुट्टी नहीं रहेगी, कभी आपके प्रतिनिधि नदारद हो जाएंगे। 2-4 महीने इसमें खींच जाएगा और यदि किसी नतीजे पर पहुंचने लगी वार्ता तो विस्थापितों को खड़ा कर देंगे विवाद पैदा करने के लिए। कुछ समझे? सिंह जी सुदर्शन व्यक्तित्व के तो मालिक थे, लेकिन बुद्धि से थोड़े मोटे थे। काम की बातें उन्हें उनकी पत्नी ही समझा पा, जो सुंदर होने के साथ चतुर भी थी। लेकिन अम्बस्दा साहब की बातें ज्यादा जटिल नहीं थी। वे सारी बारीकी समझ गए। लेबर समस्याओं से निपटने के लिए अफसरों की एक पूरी जमात ही थी। वे आमतौर पर मक्खी ही मारते रहते थे। उनमें से 1-2 वार्ता में उपस्थित हो जाया करेंगे। और करना क्या है, 2-4 महीने इस तरह खींच जाए, देखा जाएगा। तो अम्बस्ता साहब का बोलना जारी था। बातें तो पहले से ही तय हैं, गाइडलाइन बना हुआ है। कैटेगरी 1 के विस्थापितों की सूची में लगभग सभी को नौकरी मिल चुकी है। कैटेगरी 2 के विस्थापितों को नौकरी मिलनी है। प्लांट में जैसे जैसे वैकेंसी होगी प्रबंधन को बहाली करनी चाहिए। मैंने मंजीत बोले, सर वैकेंसी तो होती रहती है, लेकिन विस्थापितों को मिलने की जगह दूसरों को देना पड़ता है। नेताओं में इसे लेकर खींचतान चलती रहती है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गया बाबू ने तो अपनी पत्नी को ही प्यून के पद पर बहाल करवा डाला। यह तो अच्छी बात है, उनके जैसा बड़ा नेता अपनी पत्नी को प्यून के रूप में बहाल करना गवारा कर जाए, यही तो साम्यवादी सोच है। और कोई ऐसा करेगा भला? आपको क्या लगता है वे प्यून का काम करती हैं? स्कूल में बहाल हुई हैं और हेडमास्टरनी के साथ उनके चेम्बर में टांग पर टांग पसार कर बैठी रहती हैं। सब कोई जानता है कि वे बड़े नेता की पत्नी हैं। उनसे भला किसी काम के लिए कहेगा कोई? पढ़ी लिखी होती तो सीधे मास्टर के रूप में ही बहाल करवा देते। अब कोशिश में है कि उन्हें सेल के ऑफिस में ट्रांसफर करवाकर दिल्ली ले जाए। हो भी जाएगा। अम्बस्टा साहब को लगा कि काश वे भी अपने किसी करीबी को कंपनी में नौकरी दिलवा पाते। देखा जाएगा, 2-4 वर्ष यहाँ और रह गए तो वह भी हो जाएगा। फिलहाल तो सिटी सेंटर वाले भूखंड पर ही जल्दी ये लोग फैसला कर लें। अवकाश ग्रहण करने से पहले वे यहाँ मकान दुकान बनवा लेना चाहते थे। सिंह जी, सिटी सेंटर के भूखंडों के अलॉटमेंट का फैसला कब तक होगा? हो जाएगा सर, कुछ लोग मामले को कोर्ट में ले गए हैं। वहां से निपटते ही किसी और को मिले न मिले आपका प्लॉट आपको मिल जाएगा। भूखंड की कीमत क्या होगी? कोई जानकारी नहीं है। मंजीत बाबू टपक पड़े, हाँ सर, मुझे लगता है लगभग 40,000 रुपए डिसमिल के करीब। अम्बस्टा साहब चौंक गए। नशा हिलन होने लगा। समस्या यह नहीं थी कि भूखंड के लिए वे पैसे कैसे जुटाएंगे। वे भौचक जमीन की कीमत सुनकर रह गए थे। मुझे इस बात की जानकारी है कि विस्थापितों से जमीन 2 दशक पहले महज 24-25 रुपए डिसमिल आप लोगों ने खरीदी थी। वही जमीन 40,000 रुपए डिसमिल बेचेंगे? बेचेंगे नहीं सर, लीज पर देंगे। आपको तो जानकारी है कि जमीन कंपनी बेच नहीं सकती। 99 वर्ष की लीज पर दिया जा रहा है और कीमत की बात करते हैं। लोग इस कीमत पर भी लेने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। सो तो है, लेकिन इन्हीं सब बातों से तो विस्थापितों में गुस्सा भर गया है।
जमीन उन्होंने कारखाना लगाने के लिए दिया था, न कि कोऑपरेटिव कॉलोनी बनाने के लिए और मकान दुकान का प्लॉट बनाकर बेचने के लिए। अम्बस्टा साहब तो भूल गए, लेकिन अपनी ही बात पर हल्की खुमारी में भी शर्मा गए। खुद प्लॉट लेने के लिए कंपनी की चिरौरी कर रहे हैं, फिर इस तरह की बातों का क्या अर्थ? मंजीत बाबू ने समझने समझाने वाले अंदाज में कहा, सर, जमीन की कीमत कारखाना लगने और शहर बसने के कारण ही तो आज है, वरना जंगल झाड़ से भरी इस जमीन की कीमत ही क्या थी। देर रात तक पीने पिलाने का दौर चलता रहा। सीढ़ियों पर उतरते वक्त सभी के पैर लड़खड़ा रहे थे। लौटते समय थाना प्रभारी अम्बस्दा साहब के पीछे हो लिए। सड़कें सूनी थी, निर्मल आकाश में तारे चमक रहे थे और सूनी कुलतार की काली खींची जिब्बा जैसी सड़क के दोनों तरफ जलते बल्ब रख लगा रहे थे। तो आप इसे संजीदगी से सुने। मुझे उम्मीद है सुनने के बाद आप जिस हकीकत से दो चार होंगे तो प्रतिक्रिया भी जरूर अवगत कराएंगे। बहरहाल बोकारो सेन यंत्र के लगने के 60-65 वर्ष बाद भी जो मैंने सुनाया उसकी रोशनी में आज की तस्वीर को देखिएगा और सोचिएगा कि हकीकत क्या है। कहाँ विस्थापित, कहाँ सियासत, कहाँ कंपनी प्रबंधन, कहाँ सरकार, कहाँ सरकारी मशीनरी। तो बहरहाल नमस्कार। Thank you.